घर है बहुत दूर और रास्ते में मौत खड़ी है। आज की सुबह एक दुखद और दिल दहला देने वाली खबर के साथ शुरू हुई थी। यूपी के औरैया में मजदूरों से भरी एक गाड़ी और ट्रक की टक्कर हुई, जिसमें 25 मजदूरों की जान चली गई। लॉकडाउन में काम धंधे बंद हो जाने के बाद ये मजदूर किसी तरह जिंदा अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। इस घटना पर राजनीतिक लड़ाई भी शुरू हो गई है और राजनीति के शोर में असली खबर और असली सवाल खोसा गया है कि मजदूरों का पलायन कब रुकेगा और ये कौन सुनिश्चित करेगा कि मजदूर जिंदा सुरक्षित अपने घर पहुंच जाएं। 18 मई से देश में लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू होने वाला है। इस नए रंगरूप वाले लॉकडाउन में मजदूरों की जिंदगी की गाड़ी पैदल चलेगी या कोई ऐसा इंतजाम होगा जो मजदूरों के दर्द को कम कर सके। आज खबरदार की शुरुआत 25 मजदूरों की मौत की उस खबर और उससे जुड़ी हुई राजनीति से करते हैं। इसे सिर्फ मौत से मुआवजे तक पहुंचकर खत्म होने वाला हादसा नहीं है, इसमें देश के मजबूर मजदूरों की त्रासदी है। ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। बड़े बड़े बैग बिखरे पड़े हैं। दुखद है कि जेसीबी मशीनों से जो मलबा साफ हो रहा है, उसमें कहीं मजदूरों की टूटी हुई उम्मीदों के निशान भी मौजूद हैं। ये तस्वीर यूपी के औरैया जिले की है, जहां चूने की बोरियों और मजदूरों से भरी डीसीएम गाड़ी में एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें 24 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। ये मजदूर दिल्ली से झारखंड और बिहार लौट रहे थे। इस हादसे में और ज्यादा मजदूरों की जान भी जा सकती थी अगर वो एक कप चाय के लिए ना रुके होते। हादसे को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली से आई डीसीएम गाड़ी में सवार कुछ लोग ढाबे पर चाय पीने के लिए रुके थे। तभी राजस्थान से आ रहे दूसरे ट्रक ने उस पर टक्कर मार दी। इस तरह जो लोग बाहर थे वो किसी तरह बच गए। माना जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर को झपकी आने की वजह से यह हादसा हुआ। गाड़ी का टक्कर हुआ था ना, दो गाड़ी में खाई में गिर गई। अभी इसी यथा खाया था जो भगने का मालूम ही नहीं था, ऐसे पलट गया तो जितना भी आदमी था तो दबा गया ना। हमें कुछ मार में था, हम सो गए थे, हम नीचे गिरे तो देखो मेरा पूरा शरीर घायल हो गया है। नाक से खून लगा बह, चेहरे से खून लगा बह रहे, मैं रोने लगा। घायलों को तुरंत जिला अस्पताल और सैफई पीजीआई भेजा गया और गंभीर रूप से घायल लोगों को कानपुर के हैलेट अस्पताल रेफर किया गया। वो दिल्ली से आए थे जी, तो वो ढाबे के पास रुक के चाय वाय पी रहे थे। पीछे से एक ट्रक, बड़ा ट्रक जिसमें कि चूने के बोरे लदे हुए थे, राजस्थान साइड से आया, राजस्थान के नंबर है जी, उसमें कुछ ऊपर लोग बैठे हुए थे। वो ट्रक पीछे से आके इनसे टकराया था। शायद ड्राइवर को नहीं, जबकि अपनी को चाहिए होगी जी, क्योंकि साइड में था, ट्रक से साइड में खड़ा हुआ था जी, हाईवे साइड में था, उसमें भी टकराने से घटना हुई। 24 लोग तो ब्रॉड डेड आए हैं और 15 लोग रेफर हुए हैं और 22 लोग एडमिट हैं। इस बड़े हादसे पर सियासी टकराव भी तुरंत शुरू हो गया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार पर तुरंत हमला किया। यूपी के सीएम से मेरा यही कहना है कि जिन अधिकारियों ने अपनी जिम्मेवारी को बराबर नहीं निभाया है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। कुछ नेता बयानबाजी कर रहे थे तो कुछ ट्वीट कर हमलावर थे। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, यूपी के औरैया में सड़क हादसे में 24 से भी अधिक गरीब प्रवासी मजदूरों की मौत पर अवर्णनीय दुख, घायलों के लिए दुआएं। सब कुछ जानकर, सब कुछ देखकर भी मौन धारण करने वाले हृदयहीन लोग और उनके समर्थक देखें कब तक इस उपेक्षा को उचित ठहराते हैं। ऐसे हादसे मृत्यु नहीं, हत्या है। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी मृतक के परिवारों को 1 लाख रुपए की मदद पहुंचाएगी। कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया, औरैया की हृदय विदारक घटना ने एक बार फिर ये प्रश्न उपस्थित कर दिया है कि आखिर सरकार क्या सोचकर इन मजदूरों के घर जाने की समुचित व्यवस्था नहीं कर रही। प्रदेश के अंदर मजदूरों को ले जाने के लिए बसें क्यों नहीं चलाई जा रही। या तो सरकार को कुछ दिख नहीं रहा या वो सब कुछ देख के अनजान बनी हुई है। और यह हादसे पर योगी सरकार तुरंत एक्शन में आ गई। हाई लेवल मीटिंग हुई और सीएम योगी ने इस हादसे पर बड़ी कार्रवाई का फरमान सुना दिया। फतेहपुर सीकरी और मथुरा के कोसी कलां के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया। मथुरा के एसएसपी और एएसपी से जवाब मांगा गया। आगरा के एसएसपी से भी जवाब मांगा गया है।
एडीजी आगरा जोन और आईजी आगरा जोन से स्पष्टीकरण मांगा गया। दोनों ट्रकों को जब्त करने के साथ ही ट्रक मालिकों पर एफआईआर करने का आदेश दिया गया और सरकार ने मृतकों के परिवारों को 2 लाख और जख्मी मजदूरों को इलाज के लिए 50,000 रुपए देने का ऐलान किया। थोड़ा आगरा के एसएसपी और एएसपी और एडी जोन से आगरा के उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है और इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री जी ने 2-2 लाख रुपए जो मृतक हैं उनको और 50,000 रुपया जो घायल हैं उनके परिजनों को उपलब्ध कराने की भी सिफारिश की है। इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मजदूरों से लगातार अपील कर रहे हैं कि वो पैदल ना चलें। उनकी सम्मानजनक वापसी के लिए यूपी सरकार लगातार इंतजाम कर रही है। इन्हीं को ध्यान में रख करके मैंने हर राज्य के लिए एक एक नोडल अधिकारी आईएएस और एक आईपीएस को नोडल अधिकारी के रूप में तैनात किया। हमने लगातार संबंधित राज्य सरकारों के साथ संवाद बनाया है। देश के सभी राज्य सरकारों को मैंने पत्र भी लिखा, ज्यादातर मुख्यमंत्रियों के साथ टेलीफोन से बातचीत भी की। जो भी जिम्मेदार वहां पर अधिकारी हो सकते थे उन सब के साथ हमने संपर्क बनाया, संवाद बनाया और सबसे मैंने अनुरोध किया कि उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर रहने वाले प्रत्येक कामगार और श्रमिक की सुरक्षा और उनके सम्मान के लिए हर सब कुछ करेगी। रोजाना 100 से ज्यादा श्रमिक एक्सप्रेस पटरी पर दौड़ रही है। प्रवासी मजदूरों को लेकर रोजाना अलग अलग इलाकों से बसें दौड़ रही हैं। फिर भी मजदूरों की ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। पूरा देश कठिनाई में है, लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, सड़कों पे चल रहे हैं। माँ जो होती है वो बच्चे को कर्ज नहीं देती है। माँ जो होती है बच्चे को एकदम मदद करती है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, चाहे राजस्थान है, चाहे छत्तीसगढ़ है, चाहे झारखंड है, चाहे वेस्ट बंगाल है और चाहे महाराष्ट्र है, ये सब प्रदेश जो हैं अपने यहाँ से मजदूरों के बाहर जाने और उन अपने यहाँ के लोगों को अपने प्रदेश में आने, इसको लेकर के अभी जिस तरह से त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं और उसके कारण से लोग इम्पेशेंट हुए हैं। इम्पेशेंट होकर के लोग जो है वो घर से सड़क पर निकले। मजदूरों की मौत के बाद भी कई सवाल जिंदा हैं। जब से मजदूरों का पैदल पलायन शुरू हुआ है औरैया जैसे हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबरें लगातार आई हैं। ये सिर्फ चंद तस्वीरें हैं। हादसे कई शहरों में हुए हैं और ये सब तब हो रहा है जब सरकारें मजदूरों के लिए तरह तरह के इंतजाम कर रही हैं। अब मजदूरों की एक ही उम्मीद है कि वो जिंदा और सुरक्षित घर पहुंच जाएं। आज तक ब्यूरो। मजदूरों की मजबूरियां तस्वीरों में तो दिख रही हैं, लेकिन कई बार ये मजबूरियां शब्दों के जरिए भी सामने आती हैं। आपने अलग अलग तरह के तमाम खत पढ़े होंगे, चिट्ठियों को लेकर तरह तरह की कहानियां सुनी होंगी, मगर राजस्थान के भरतपुर में एक मजबूर मजदूर ने जो चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी को पढ़ेंगे तो आपका दिल पसीज जाएगा। 51 शब्दों की चिट्ठी में मजदूर ने वो लिख दिया जो मजबूरी का जिंदा दस्तावेज है। ऐसा खत कभी किसी ने कभी किसी को नहीं लिखा होगा। 51 शब्दों की इस चिट्ठी में एक मजदूर का दर्द है, उसकी बेबसी है, उसकी तकलीफ है, उसकी टीस है, अपने बेटे को बचाने के लिए बाप की मजबूरी है और चोरी जैसे शब्द के लिए बहुत बड़ा अपराध बोध। कहने के लिए कहा जा सकता है कि यह सिर्फ एक चिट्ठी है, लेकिन यह चिट्ठी मजदूर के मजबूर हो जाने का जिंदा दस्तावेज है। यह चिट्ठी सरकारों को उनकी असलियत दिखाने वाला एक बहुत बड़ा आईना है। गलत कहते हैं लोग कि भावनाओं का भूचाल कागज पर नहीं उकेरा जा सकता। बरेली के मजदूर ने दिल निचोड़ के रख दिया है, जिसे पढ़ते हुए सांसें भीग जाएंगी। पढ़िए इस चिट्ठी को और सोचिए कि ऐसे भी होते हैं मजदूर, ऐसे भी होते हैं मजबूर। नमस्ते जी, मैं आपकी साइकिल लेकर जा रहा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरे पास कोई साधन नहीं है। अतः मेरा एक बच्चा है जो विकलांग है, चल नहीं सकता।
इसलिए उसके लिए मुझे ऐसा करना पड़ा है और हमें बरेली तक जाना है। आपका मजबूर व मजदूर। बरेली के मोहम्मद इकबाल भरतपुर में काम करते थे। बेटा दिव्यांग था, चल फिर नहीं सकता था। मोहम्मद इकबाल घर जाना चाहते थे, लेकिन कोई साधन नहीं था। मोहम्मद इकबाल मजबूर थे और वो इसी भरतपुर मथुरा मार्ग पर स्थित सहनावली गांव के साहब सिंह की साइकिल अपने साथ ले गए, लाचार बेटे को घर पहुंचाने के लिए। मगर जाते जाते उन्होंने जो लिखा, उसने साइकिल के मालिक को भी भावुक कर दिया। बेबसी और मजबूरी के ये वो किस्से हैं जो हर दौर में, हर जगह जब भी लिखे, पढ़े या सुने सुनाए जाएंगे तो दर्द से दोहरा करेंगे। सुरेश फौजदार, भरतपुर, आज तक। इस दर्द को शब्दों में समेटना बेहद मुश्किल है। उधर मजदूरों की व्यथा पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज तक से बातचीत की और ई एजेंडा आज तक में मजदूरों के मन में आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश की है। अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने क्या कहा, सुनाते हैं आपको। मजदूरों को लग रहा है कि हम अपने घर चले जाए। अभी क्या होगा, अगर कुछ मरने की स्थिति आएगी तो चलो हमारे घर जाए। इस मानसिकता में लोग डरे हुए जा रहे हैं। उनका मोरल बढ़ाना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना और उनको वापस रोकना। दूसरा, आप थोड़ा सा ये जो मीडिया में प्रेजेंटेशन हो रहा है कि पूरी हमारी इंडस्ट्री और हमारा बिजनेस पूरा माइग्रेंट लेबर के ऊपर डिपेंड है, ऐसी स्थिति नहीं है। मुंबई में, कहीं दिल्ली में कुछ प्रमाण में अलग अलग इंडस्ट्री में इस पर प्रपोर्शन है, पर कुछ प्रपोर्शन है कि वहाँ स्थानिक भी लोगों के बड़े प्रमाण पर मजदूर करके काम करते हैं, वो संख्या भी है। पर ये जो जाने वाले लोग हैं, इनको रोकना होगा, गए हुए लोगों के मन में विश्वास पैदा करके लाना होगा और जो जाना चाहते हैं उनकी जाने की ठीक व्यवस्था करनी पड़ेगी। जो आज योगी जी का स्टेटमेंट आया कि नहीं, हमको इनको संभालना पड़ेगा, ये हमारे परिवार के लोग हैं, खाने पीने की व्यवस्था, इनकी जाने की व्यवस्था, थोड़ा 8-10 दिन घर जाएंगे, थोड़ा सा शांति से फिर विश्वास पैदा करेंगे, मोरल उनका बढ़ेगा, फिर वापस आएंगे। तो वी नीड टू फाइंड आउट द वे आउट। और ये घटना जो हो रही है एकदम ये थोड़ा सा हुआ है, ये डर के कारण अचानक एक क्या बोलते हैं जिसको, हलचल मच गई एकदम, और इसके कारण इस प्रकार की हो रही है। दुखी है, दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण यकीनन ये पूरा का पूरा मामला। उम्मीद है सरकारों के भरोसे के बाद आत्मविश्वास मजदूरों का लौटे। उधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार के आर्थिक पैकेज की चौथी डोज देश की अर्थव्यवस्था को दे दी है। आज 8 सेक्टर से जुड़ी हुई घोषणाएं हुई हैं। ये 8 सेक्टर्स हैं: कोयला, मिनरल्स, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, एयरस्पेस मैनेजमेंट, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा। इनमें से 3 सेक्टर यानी कि कोयला, मिनरल्स और स्पेस को सरकार ने निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया है। कोयला सेक्टर में सरकार कमर्शियल माइनिंग की इजाजत देगी। अब कोई भी कोल ब्लॉक के लिए बोली लगा सकेगा और बाद में कोयले को खुले बाजार में बेच सकेगा। 50 कोल ब्लॉक निजी सेक्टर के लिए खोले जाएंगे। इसके अलावा 500 माइनिंग ब्लॉक्स को नीलामी के जरिए निजी कंपनियों के लिए खोल दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया है कि एयरोस्पेस के इस्तेमाल पर लगी पाबंदियां हटाई जाएंगी और स्पेस का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। 6 एयरपोर्ट्स का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर ऑक्शन होगा। एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन के पहले चरण में 12 हवाई अड्डों में 13,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों को मौका दिया जाएगा। इसरो की सुविधाओं का प्रयोग भी निजी कंपनियां कर पाएंगी। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम निजी कंपनियों के हाथों में दिया जाएगा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर इसके लिए लगा दिए जाएंगे। इसके अलावा आज की घोषणाओं में जो सबसे बड़ी खबर निकली है वो डिफेंस के क्षेत्र से जुड़ी हुई है। डिफेंस प्रोडक्शन में अब मेक इन इंडिया पर जोर दिया जाएगा और विदेशी निवेश को 49% से बढ़ाकर 74% तक कर दिया जाएगा। सरकार ने आज जो घोषणाएं की हैं, उनके तहत कुछ हथियारों की लिस्ट बनाई जाएगी जिन्हें सिर्फ देश में ही खरीदा जाएगा, ये इंपोर्ट नहीं किए जाएंगे। इससे देश में काम करने वाली उन डिफेंस प्रोडक्शन कंपनियों को फायदा होगा जो हथियार बना सकती हैं और इंपोर्ट होने वाले स्पेयर पार्ट्स को देश में ही बना सकती हैं। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये भारत की एक बड़ी योजना है। इसके क्या प्रभाव होंगे और भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए आज की घोषणाएं कैसे संजीवनी साबित होंगी, इसके बारे में हमने तमाम एक्सपर्ट से बातचीत की है। आप ये रिपोर्ट देखिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि डिफेंस सेक्टर के जरिए मेक इन इंडिया का शेर कैसे दहाड़ने वाला है।
आज मोदी सरकार की आर्थिक मदद वैक्सीन डिफेंस सेक्टर को भी दी गई है। आज वित्त मंत्री का सारा जोर देश को डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनाने पर था और इसके साथ ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की लिमिट को 49% से बढ़ाकर 74% करने की भी घोषणा की गई। इसका मतलब ये है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अगर विदेशी निवेश आ रहा है तो 74% निवेश तक के लिए सरकार की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। इससे ज्यादा निवेश पर ही सरकार की मंजूरी लेनी होगी। जहां FDI लिमिट है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, वो स्वचालित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए 49% से बढ़ाकर 74% कर दी जाएगी। यानी कि ऑटोमेटिक डिफेंस रूट, ऑटोमेटिक FDI का जो रूट है उसके लिए 49% से 74% उसको कर दिया जाएगा लिमिट को। वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पाद में आत्मनिर्भरता लाने के लिए मेक इन इंडिया को बल देना बहुत आवश्यक है। कुछ हथियारों की लिस्ट को नोटिफाई किया जाएगा और उनके इंपोर्ट पर बैन लगाया जाएगा। मैं समझता हूं कि ये अनाउंसमेंट कि कुछ आइटम्स की लिस्ट को ऐसी लिस्ट में रखा जाएगा कि वो आइटम इंपोर्ट के लिए, आयात के लिए बैंड होंगे, ये एक मील का पत्थर साबित होगा हमारे देश के लिए, देश की आत्मनिर्भरता के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। मेरा ये मानना है कि हमारा देश पूरी तरह सक्षम है, हमेशा से रहा है। हम सब कुछ चीज़ें बना सकते थे, लेकिन कुछ लोगों को हमेशा आयात का शौक़ रहा है और वो आयात पर देश को ऐसा निर्भर बना के रखा है कि हम दशकों से भारत को आयात पर निर्भर ही नहीं रहना पड़ा, किंतु पूरे विश्व में सबसे अधिक हथियार आयात करने वाला देश बनना पड़ा। अब जब ये मार्केट उनके विदेशियों के लिए बंद हो जाएगा तो हमारे देश की इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा और न सिर्फ हम आत्मनिर्भर होंगे हथियारों के क्षेत्र में, बल्कि ये जो इकोनॉमिक, जो एक आर्थिक प्रगति हमारे देश की, हमारे अपने इंडस्ट्रीज़ की होगी, ये $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में बहुत सहायक होगी। सरकार ने घोषणा की है कि विदेशों पर निर्भरता कम हो, इसके लिए पुर्जों का निर्माण भी देश में ही किया जाएगा। इससे देश में काम करने वाली उन डिफेंस प्रोडक्शन कंपनियों को फायदा होगा जो हथियार बना सकती हैं और इंपोर्ट होने वाले स्पेयर पार्ट्स को देश में ही बना सकती हैं। एक बहुत बड़ा डिसीजन है क्योंकि अगर हमने मेक इन इंडिया करना है डिफेंस सेक्टर का तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत है और ये जो FDI है 49 से 74 किया है, पूरा विश्वास है कि जितना भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो बाहर से मेक इन इंडिया भारत में करना चाहते हैं उसमें एक खास फर्क पड़ेगा। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आगे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इंपोर्ट पर साल दर साल बैन लगाया जाएगा ताकि मेक इन इंडिया के तहत देश में हथियारों का उत्पादन बढ़े। प्रधानमंत्री का जो विजन है उसी की लाइन को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने भी कहा है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जो इंडिजनाइजेशन होगी इक्विपमेंट की, उसके लिए जो भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो उनको कंट्रोल करता है, उसको सेपरेट बजट दिया जाएगा और ये सरकार कंट्रोल करेगी हम क्या इंपोर्ट कर सकते हैं बाहर से और क्या नहीं कर सकते। इसके अलावा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन किया जाएगा। इसमें सेना को अच्छे हथियार मिल सकेंगे और दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता कम होगी। Only the management of the entire thing will be put with the same efficiency, with the private companies they work. They work for profit, they work for satisfaction, they work to ensure the quality is improved. आज जो घोषणाएं हुई हैं, उनका सीधा मकसद है डिफेंस इंपोर्ट बिल में भारी कटौती करना और देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़ाना। जब इंपोर्ट बिल कम होगा तो इसका सीधा फायदा उन भारतीय कंपनियों को मिलेगा जो भारत में ही सैन्य सामान का प्रोडक्शन और आपूर्ति करेंगी। इससे देश के अंदर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हालांकि सरकार अभी इन घोषणाओं के बारे में और डिटेल देगी और इससे जुड़े दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक।
दरअसल आज 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की चौथी किस्त का ऐलान तो हो गया, मगर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि तत्काल पैसा देकर राहत क्यों नहीं दी जा रही। राहुल गांधी ने तो यहां तक आरोप लगाया है कि सरकार साहूकार की तरह बर्ताव कर रही है। उन्होंने कहा कि किसान और प्रवासी मजदूरों की जेब में सीधा पैसा जाना चाहिए। सड़क पर चलने वाले प्रवासी मजदूरों को कर्ज नहीं बल्कि पैसे की जरूरत है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अभी तूफान आया नहीं है, आने वाला है। देश को जबरदस्त आर्थिक नुकसान होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का जवाब है कि कांग्रेस आपदा में भी राजनीति कर रही है, घोटाले की संभावना तलाश रही है, इसलिए बार बार कैश की जिद की जा रही है। किसानों के जेब में, मजदूरों के जेब में, जो हमारे माइग्रेंट वर्कर चल रहे हैं, उनके जेब में एकदम पैसे डालने की जरूरत है। और मैं आज भी विनती करता हूं, सरकार से विनती करता हूं कि आप कर्ज जरूर दीजिए, मगर भारत माता को अपने बच्चों के लिए साहूकार का काम नहीं करना चाहिए। मैं सरकार को कहना चाहता हूं, देखिए तूफान आ रहा है, आर्थिक बहुत जबरदस्त आर्थिक डैमेज होने वाला है, और आप डायरेक्टली पैसा डालिए, लोगों के जेब में पैसा डालिए, डिमांड क्रिएट करिए। विपक्ष के लोग पूछ रहे हैं कैश कहां है, तो विपक्ष के लोगों को कैश की बहुत आदत है। हमारी सरकार टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीधा बैंक अकाउंट में पहुंचाती है। मैं बड़े सम्मान के साथ राहुल जी को कहना चाहूंगा कि राहुल जी, जो काम 70 वर्षों में कांग्रेस पार्टी से नहीं हो पाया, वह काम मात्र 6 वर्षों में मोदी जी ने करके दिखाया है। याद कीजिए, आपके पूज्य पिताश्री, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी कहते थे कि मैं केंद्र से 100 पैसे भेजता हूं, 1 रुपया भेजता हूं, मगर जो गरीब के हाथ तक पहुंचती है वो मात्र 15 पैसे होते हैं, बाकी 85 पैसे रास्ते में बिचौलियों के कारण गुम हो जाता है। जो जैम ट्रिनिटी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में एक रिफॉर्म के रूप में लेकर आए, जिसके माध्यम से डीबीटी स्थापित हुआ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्थापित हुआ, करोड़ों लोगों के खाते तक पैसा पहुंचा है। इधर मोदी सरकार की आर्थिक वैक्सीन का अलग अलग तरह से विश्लेषण हो रहा है। आज तक के ई एजेंडा कार्यक्रम में वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने आज ये बताया कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए करीब 700 साल पुराने अलाउद्दीन खिलजी के जमाने की व्यवस्था को खत्म किया गया है। इसके लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी कि एपीएमसी एक्ट में बदलाव किया गया है। पहले किसानों द्वारा एक ही जगह किसी खास मंडी में अपनी उपज बेचने की व्यवस्था थी। लाइसेंस परमिट राज था। उद्योगों के लिए तो पहले ही ये राज खत्म कर दिया गया, लेकिन किसानों के लिए ये फैसला नहीं हुआ था। इसलिए अब ये फैसला लिया जा रहा है। अब किसान जिसे चाहे जहां चाहे अपनी उपज बेच सकता है। इससे सबसे बड़ा नुकसान उनको होगा जो इंस्पेक्टर राज चलाते थे। कृषि उपज में बिचौलियों को खत्म कर देने से किसानों को बड़ा फायदा होगा। कृषि क्षेत्र को लेकर वित्त मंत्री ने जो सुधार की बातें कही हैं, आपने उस पर कहा कि भारतीय किसान और फूड सप्लाई चेन 700 साल की परेशानी से बाहर निकलेंगे। आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, क्या है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा ये जो स्थिति थी पहले, ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, एपीएमसी वगैरह के कारण, कि हम लोग अपने किसानों को ये कहते थे कि आप यहाँ बेच सकते हैं, इसी जगह मंडी में जाके बेच सकते हैं, और किसी आप अपने मन से किसी को भी अगर बेचना चाहें वो नहीं कर सकते हैं। तो ये एक लाइसेंस परमिट राज था। आपने उद्योगों के लिए तो 30 साल पहले लाइसेंस परमिट राज समाप्त कर दिया, लेकिन बेचारे किसानों के लिए ये चलाते गए। क्यों? और इस वजह से क्या होता है कि किसानों को ठीक से दाम नहीं मिलता है, उन पे बहुत तरीके के भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। तो ये पूरी तरह से हम लोग खोल दे रहे हैं, जिससे किसान अपनी मर्जी से जिसको अपना जो उत्पादन जो भी वो उगा रहे हैं वो बेच सकेंगे, गेहूं चावल जो भी है। तो एक तरीके से हम लोग उनको आत्मनिर्भर ही तो बना रहे हैं। और ये बात आज की नहीं, या ये नेहरूवियन पीरियड की बात भी नहीं है। ये 700 साल अलाउद्दीन खिलजी के समय से ये चली आ रही है कि हम लोग अपने ही किसानों पे ये दबाव डालते रहते हैं कि आप इस तरीके से बेचेंगे, उस तरीके से बेचेंगे। क्यों करते हैं? और किसी भी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर हम इस तरीके के नियंत्रण डालते हैं।
हम गाड़ियों पे थोड़ी डालते हैं, या आप बिस्कुट के मैन्युफैक्चरर पे या किसी और चीज के मैन्युफैक्चरर पे ऐसे तरह के दबाव नहीं डालते हैं, तो कृषकों पे क्यों डालते हैं? बेहद महत्वपूर्ण बातों का जिक्र उनकी ओर से किया गया। उधर कोरोना के दौर में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति हर रोज नई नई करवटें ले रही है। पुराने समीकरण टूट भी रहे हैं, नए समीकरण बन रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार चीन पर हमले कर रहे हैं और भारत से अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। उन्होंने भारत को 200 वेंटिलेटर्स की मदद देने की घोषणा की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। जवाब में पीएम मोदी ने भी उन्हें धन्यवाद दिया है और कोरोना के खिलाफ मिलकर लड़ाई करने की बात कही है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक दूसरे को यूं ही बधाइयां नहीं बांटी जाती। अमेरिका चीन को रास्ते का कांटा मानता है और उसे किनारे लगाना चाहता है, इसीलिए भारत से वो नजदीकियां बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए ये बहुत बड़ा अवसर है। भारत दुनिया के तमाम देशों के लिए चीन की जगह ले सकता है और उत्पादन को भारत की तरफ शिफ्ट कर सकता है। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं है। भारत को भी अपने रास्ते से कई कांटे हटाने होंगे। कोरोना के संकट काल में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती गहरी होती जा रही है। एक तरफ ट्रंप चीन से दोस्ती तोड़ने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ भारत से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत को वेंटिलेटर दान करेगा। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर अपना अच्छा दोस्त बताया और कहा कि इस महामारी में हम भारत और नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। We're sending a lot of ventilators to India. I spoke to Prime Minister Modi, and we're sending quite a few ventilators to India. We have a tremendous supply of ventilators. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके ट्रंप को धन्यवाद दिया है। उन्होंने लिखा है, धन्यवाद राष्ट्रपति ट्रंप। हम सब इस महामारी से सामूहिक रूप से लड़ रहे हैं। ऐसे समय में राष्ट्रों को मिलकर पूरी दुनिया को स्वस्थ बनाने और कोविड-19 से मुक्त करने के लिए एक साथ काम करना होगा। भारत और अमेरिका की दोस्ती को और अधिक शक्ति मिले। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका भारत को करीब 200 वेंटिलेटर देगा और वेंटिलेटर्स की ये खेप इस महीने के आखिर तक या फिर जून के पहले हफ्ते तक भारत में आ जाएगी। अमेरिका से आने वाले एक वेंटिलेटर की कीमत करीब $13,000 यानी 9,85,000 रुपए तक हो सकती है। कुल मिलाकर 200 वेंटिलेटर्स की कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए होगी। यहाँ समझने वाली बात यह है कि भारत और अमेरिका लगातार नजदीक आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के अनुरोध पर पिछले महीने भारत ने अमेरिका में कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की 5 करोड़ गोलियां भेजी थी। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने को लेकर भी ट्रंप भारत के साथ सहयोग की बात कर रहे हैं और भारतीय वैज्ञानिकों की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत और अमेरिका मिलकर इस अदृश्य दुश्मन को खत्म कर देंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि इस साल के अंत तक कोरोना का वैक्सीन विकसित होने की संभावना है। India has been so great, and as you know, your Prime Minister has been a very good friend of mine. I just got back a short while ago from India recently, and we're working very much with India too. And we have a tremendous Indian population in the United States, and many of the people that you're talking about are working on the vaccine too. Great scientists and researchers. अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगातार चीन पर निर्भर रहा है, लेकिन कोरोना संकट में अमेरिका की जो बुरी हालत हुई है उसके बाद चीन से ट्रंप का मोहभंग हो गया। जनवरी में व्यापार समझौते के बाद कोरोना संकट के दौरान ट्रंप और शी जिनपिंग की दूरियां लगातार बढ़ती गई हैं और अमेरिका ने चीन से छुटकारा पाने के लिए भारत की तरफ देखना शुरू कर दिया है। ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के जो पुल बांध रहे हैं उसके पीछे उनका व्यापारिक हित है। ट्रंप ने फरवरी में नई दिल्ली, अहमदाबाद और आगरा की यात्रा का जिक्र करते हुए एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। अमेरिका किसी भी कीमत पर कोरोना के बहाने चीन के प्रभुत्व को चूर-चूर करना चाहता है और इसके लिए भारत से दोस्ती करना ट्रंप का सबसे बड़ा दांव है। लेकिन चीन का मानना है कि घाटा सिर्फ चीन का नहीं होगा, सबका होगा। 中美经济合作本质是互利共赢的。近年来，中国资本市场日益受到包括美国在内的全球投资者的青睐，这体现了国际投资者对中国经济发展稳中向好的信心和对中国资本市场深化改革开放的认可。
जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और इजराइल समेत तमाम देश चीन से अपनी कंपनियों को समेटकर कहीं और ले जाने का संकेत दे चुकी हैं। एक तरह का आर्थिक विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, इसलिए भारत अपना पूरा जोर स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग पर लगा रहा है। हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है, लोकल के लिए वोकल बनना है। ये मंत्र चीन का विकल्प बनने के लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है। आज तक ब्यूरो। अमेरिका की बेरुखी झेल रहा चीन अपने पुराने दोस्त पाकिस्तान के साथ मिलकर वहीं पीओके वाली खिचड़ी पका रहा है। पीओके में पाकिस्तान की नई साजिश सामने आई है। यह साजिश है नया मिलिट्री एयरबेस बनाने की। पाकिस्तान ने स्कार्दू में सिविल एयरपोर्ट के पास ही नया मिलिट्री एयरबेस बनाया है। वहां से भारत की सरहद महज 5 मिनट की दूरी पर है। पाकिस्तान यहां चीन के लड़ाकू विमानों को भी पार्किंग देने के मूड में है, ताकि ड्रैगन के साथ मिलकर भारत पर दबाव बना सके। पीओके, अपना पीओके, जिस पर जबरन कब्जा जमाए बैठा है पाकिस्तान, जिसे अपने मुल्क में मिलाने का प्लान बना रहा है हिंदुस्तान, उसी पीओके में पाकिस्तान ने रची है बड़ी साजिश। भारत के खिलाफ पाकिस्तान चीन की बड़ी साजिश। बेनकाब हुई पाकिस्तान चीन की नापाक साजिश। सैटेलाइट इमेज से हुआ साजिश का खुलासा। पहले इस सैटेलाइट इमेज को देखिए, यहीं रची गई है वो साजिश। यहां आपको एक एयरबेस दिखाई देगा। सिविल एयरबेस यहां पहले भी था, अब यहीं एक दूसरा एयरबेस बना रहा है पाकिस्तान। जगह का नाम स्कार्दू। श्रीनगर और लेह से महज 200 किलोमीटर की दूरी। यहां पाकिस्तान नया एयरबेस बना रहा है। पाकिस्तान और चीन के फाइटर जेट्स की तैनाती का प्लान है। जी हां, लेह और श्रीनगर से महज 200 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान ने रची है साजिश। भारत की नाक के ठीक नीचे कर रहा युद्ध की तैयारी। पाकिस्तान की एयरफोर्स इस एयरबेस के जरिए पीओके में भारत के किसी भी मिशन को नाकाम करने का मंसूबा पाले बैठी है। ये खबर पुख्ता है कि पाकिस्तान का प्लान भी पुख्ता है। इन तस्वीरों को ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट टेड ट्रेस्फा ने जारी किया है। पाकिस्तान जो कि खुद कुछ नहीं कर सकता, उसके यहाँ जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं उनमें से मैक्सिमम उसमें चाइना का सपोर्ट है। तो ये संभावना है कि चाइना और पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट पे साथ काम कर रहे हैं। अब हमारे बॉर्डर के बिल्कुल पास अगर इस तरह का इंस्टॉलेशन बनता है तो एक सोचने की बात तो हो ही जाती है। वैसे भारतीय वायुसेना अपने ऑपरेशंस में पूरी तरह मुस्तैद रहती है और बिल्कुल बिना कोई देरी के तुरंत हमारे ऑपरेशन लॉन्च हो जाते हैं। स्कार्दू से उड़ान भरकर पाकिस्तान के विमान भारत की सीमा में सिर्फ 5 मिनट में दाखिल हो सकते हैं। पाकिस्तान यहां चीन के फाइटर जेट को तैनाती की भी मंजूरी दे सकता है। वैसे भी आजकल पाकिस्तान बिना चीन की मदद से कुछ कर ही नहीं पाता। इस जगह पाकिस्तान चीन पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी निगरानी करना चाहता है। स्कार्दू के इस नए एयरपोर्ट पर अंडरग्राउंड फ्यूल स्टेशन और हथियार डिपो का भी निर्माण किया गया है। पाकिस्तान और चीन काफी चीजों में साथ है, जैसे एक दियामेर बादशाह जो बांध बन रहा है गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन में, और उसके अलावा बेल्ट एंड रोड कॉरिडोर तो है ही। तो चीन भारत को किसी न किसी तरह पाकिस्तान के साथ मिलकर इसके रिसोर्सेज जो है, हमारे रिसोर्सेज डाइवर्ट करने की फिराक में है। तो ये तो बड़ा स्पष्ट दिख रहा है। पाकिस्तान तो पाकिस्तान, ड्रैगन की भी चाल पर गौर कीजिए। कुछ दिन पहले उसके 3 हेलीकॉप्टर लद्दाख रीजन में सीमा के आसपास मंडराए थे। लेह एयरबेस से जैसे ही भारत के फाइटर जेट ने उड़ान भरी, उसके सैनिक हेलीकॉप्टर लेकर भाग खड़े हुए। सामने से उसकी अपनी हिम्मत तो है नहीं, पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को घेरने चला है।
स्कार्दो एयरबेस पर पाकिस्तान लंबे समय से काम कर रहा है, लेकिन हाल के दिनों में उसकी यहां पर हवाई गतिविधियां काफी तेज हो गई हैं। हालांकि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान को लगातार तीर का डर सता रहा है। ऐसे में अब वो चीन की मदद से भारत पर दबाव बनाने की फिराक में है। याद तो होगा ही आपको भारत की वो सर्जिकल स्ट्राइक जिसने इमरान और उसकी फौजी हुक्मरानों को दुनिया के सामने जलील कर छोड़ा था। भारत उसके घर में घुसकर बम फोड़ आया था। पाकिस्तान के F-16 धरे के धरे रह गए थे। उस किरकिरी के बाद आगे से भारत की किसी भी स्ट्राइक से निपटने के लिए उसने स्कार्दो में नया एयरबेस बनाया है। लेकिन सपना देखने और हकीकत में कुछ कर गुजरने में फर्क होता है। भारत के एयर डिफेंस को भेद पाना उसके बूते की बात नहीं। मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। खबरदार में इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। देश के 30 जिलों में सख्त लॉकडाउन जारी रहेगा। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। देश के 30 जिलों में जहां पर रेड जोन है, हालात खराब हैं, जहां पर स्थिति सामान्य नहीं हो रही, कोरोना काबू में नहीं आ रहा, वहां पर बेहद सख्ती से लॉकडाउन जारी रहेगा। इनमें मुंबई में सबसे बड़ा आंकड़ा, देश का सबसे बड़े शहर का ये बड़ा आंकड़ा जो अपने आप पे डराने वाला है। उसके बाद राजधानी दिल्ली, कोलकाता हो, चेन्नई, यहां पर किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आई है। वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा, मेरठ में भी लॉकडाउन जारी रहेगा। वहीं उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर जो आपको बता दें, यूपी में कोरोना से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि अगर आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो बिना मुंह ढके बाहर जाने पर अब आपको जुर्माना देना होगा। पहली बार अगर आपने नियम तोड़ा, आप पकड़े गए तो आपको 100 रुपए देना होगा। दूसरी बार नियम तोड़ने पर 250 रुपए देना होगा और 2 बार से ज्यादा नियम तोड़ने पर पाए जाते हैं तो आपको 1000 रुपए बतौर जुर्माना चुकाना होगा। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। वैसे तो पहले से ही इस नियम को लागू किया गया था कि जो भी अपने घरों से बाहर निकले वो चेहरे को ढक कर निकले, चाहे वो मास्क पहने या गमछा लपेटे, जैसे भी जाए। लेकिन अब इस पर बाकायदा इसको मैंडेटरी करते हुए, अनिवार्य तौर पर बनाते हुए, मास्क पहनने पर आप नहीं पकड़े जाएंगे। लेकिन अगर आपने रूल को तोड़ा तो फिर आपको पैसे चुकाने होंगे।